अब पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूं कि बाजार बिल्कुल एक दायरे में चला आ रहा है और शुरू में तो ऐसा लगा कि बाजार एक नई ऊंचाई छूने की तैयारी कर रहा है, अभी थोड़े से सांस ले रहा है, आगे दौड़ लगानी है। लेकिन अब लोगों को डर लगने लगा है। अब लगता है कि नई ऊंचाई नहीं, लगता है किसी करेक्शन की तैयारी तो नहीं कर रहा है, कहीं गिरने की बड़ी तैयारी तो नहीं कर रहा है। एक असमंजस या फिर कहे डर का माहौल बनता जा रहा है। लेकिन इस बीच दो चीज़ें जो हुई हैं वो गौर करने लायक है। पहली बात कि ये महीना सालों बाद पहली बार ऐसा महीना आया है जिसमें एफआईज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पॉजिटिव रहे पूरे महीने के हिसाब से। ये अपने आप अच्छी बात है, क्योंकि जब जा रहे थे तो बड़ी चिंता हो रही थी कब लौटेंगे। और दूसरी बात कि इस बाज़ार में दायरे में बाज़ार है, लेकिन इसके बावजूद प्रोमोटर जम के अपने शेयर बेच रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। कोई ओएफएस ला रहा है, कोई आईपीओ ला रहा है, यहाँ तक कि सरकार भी 50-60 हज़ार करोड़ रुपये कमा चुकी है। और ख़रीदने वाले में ज़्यादातर म्यूचुअल फंड है या फिर रिटेल निवेशक है। तो आखिर ये दोनों बेचारे कब तक खरीदते रहेंगे, ये भी एक सवाल है। और तीसरी बात ये है आईटी सेक्टर को लेकर के, जो एआई की सुनामी आई थी, ऐसा लगता है शायद उस सुनामी से आईटी सेक्टर उबर गया है क्या, क्योंकि आईटी सेक्टर में एक रौनक के ठोस संकेत मिलने लगे हैं। तो इन सब बीच में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर आप अभी बाज़ार में एंटर करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, तो क्या खरीदना चाहिए? और कुछ है जिससे आपको नुकसान हो रहा है, निकलना चाहते तो कहाँ से निकलने की ज़्यादा ज़रूरत है, इस पे चर्चा करेंगे आज शो में। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण राय और चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। सुदीप बंदोपाध्याय साहब हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं जाने माने। आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब कुछ ही देर में जुड़ेंगे। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हैं। एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब हैं और हमारे यानी सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में अनु सिंघल सर आपसे करना चाहूँगा, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि बाज़ार जिस दायरे में लगातार बना हुआ है, शुरू में तो लोग उत्साहित थे कि बाज़ार शायद यहाँ से ऊपर चलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि कहीं यहाँ से करेक्शन की तैयारी तो नहीं है। आपका क्या मानना है? देखिए लक्ष्मण जी, बाजार को चलने या गिरने के लिए ट्रिगर चाहिए। बाजार क्या होता है? बाजार, जब हम बाजार की बात करते हैं, हम निफ्टी या सेंसेक्स देखते हैं, है ना। निफ्टी या सेंसेक्स जब हम देखते हैं तो निफ्टी 50 स्टॉक्स का कंपोनेंट है, सेंसेक्स 30 स्टॉक्स का कंपोनेंट है। इशू क्या है कि बाजार नहीं चल रहा है क्योंकि निफ्टी एक रेंज से बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ट्रिगर नहीं है। कुछ स्टॉक्स चलते हैं, कुछ स्टॉक नहीं चलते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि हम जब बाजार की बात करते हैं ना, तो हमें ब्रॉडर मार्केट पे देखना चाहिए। इस बाजार में कई महीनों से इंडेक्स बिल्कुल भले ही ना चला हो, स्टॉक स्पेसिफिक मूव शानदार रहे हैं। अगर आपने सही स्टॉक्स चुन लिए हैं तो आपको 3 से 6 महीने में 60, 70, 80% के भी मूव मिले। और मैं बड़े स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, कोई छोटे बी ग्रुप स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रॉपर ए ग्रुप स्टॉक्स में, एफएनओ स्टॉक्स में 30-30, 40-40, 50-50% के मूव्स मिले। तो थोड़ा सा आपको इस समय इंडेक्स को भूलना होगा और स्टॉक स्पेसिफिक मेहनत करनी होगी। तो थोड़ा सा आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। बाजार का बिल्कुल आपने सही कहा, हम लोग निफ्टी देखते हैं, इंडेक्स देखते हैं और लगता है कि वो तो वहीं का वहीं रुका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके पैसे हैं पोर्टफोलियो वहीं के वहीं रुके हुए हैं। जिसने समझदारी से किया 60 से 70% तक उन्होंने पैसे कमाए भी। पंकज जैन साहब, बाजार को जैसा कि अनु सर कह रहे थे कि बाजार को चलने के लिए, गिरने के लिए कोई ट्रिगर चाहिए, आपको कोई ट्रिगर दिख रहा है क्या? जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो, इमीडिएट टर्म्स में अगर हम देखें तो मार्केट ट्रिगर मांग रही है, बट इमीडिएट ट्रिगर दिख नहीं रहा। जो एक बड़े ट्रिगर्स थे, अगर हम देखें, जो पिछले 3-4 महीने से जो बड़े ट्रिगर्स रहे हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स को लेके हो, चाहे वो ट्रम्प साहब के बयान को लेके हो, तो ट्रम्प साहब के बयान को भी मार्केट इग्नोर करने लगी है। चाहे गल्फ में एक स्टेटस को सा बन गया, एक स्टेलमेट सा बन गया है। और जबकि उम्मीद ऐसी है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ये स्टेलमेट जाना चाहिए, पीस की तरफ बढ़नी चाहिए, बट इट्स नॉट हैपनिंग फॉर लास्ट फ्यू मेनी वीक्स। अगर हम देखें 1.5-2 महीने से ऐसी बात चल रही है और क्रूड भी उसी वजह से 85-90 के दायरे में चल रहा है। जो एक पॉजिटिव फैक्टर हुआ है विज़ इंडियन मार्केट्स की आप बात करें, जैसे आप कह रहे थे कि काफी महीनों के बाद हमने देखा कि एफआईज का एक जो कैश मार्केट में नजरिया न्यूट्रल टू पॉजिटिव नजर आया, इंस्पाइट के अभी भी वो डेरिवेटिव मार्केट में अभी भी काफी बड़ी शॉर्ट पोजीशन पे खड़े हुए हैं। उसके अलावा जो आई थिंक जो एक रियल ठोस पॉजिटिव बात है, जिस तरह के Q1 रिजल्ट्स आए हैं, खास तौर से जिस तरह के Q1 रिजल्ट्स
अगर हम अच्छी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में देखें, एंड आई थिंक दैट हैज बीन वन ऑफ द फिनोमिना, जिस तरह से हमने देखा है कि स्मॉल कैप इंडेक्स अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है या मिड कैप इंडेक्स बहुत हाई चल रहा है, द रिजल्ट्स हैव बीन प्रिटी गुड। अगर हम वहां पर देखें जिस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ या जिस तरह की पैट में ग्रोथ देखने को मिली है, काफी इंकरेजिंग हैगी। सो दीज आर स्मॉलेस्ट ट्रिगर्स जिस पे मार्केट बैठी हुई है। और अगर हम देखें जो बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है मार्केट का, दैट हैज बीन द बैंकिंग। आई थिंक वो एक स्लगिश कॉन्स्टिट्यूएंट जो 30-35% का निफ्टी में कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो नहीं चल पा रहा या वो नहीं चल रहा इंस्पाइट की, जबकि बैंकिंग के रिजल्ट्स कोई ऐसे खराब नहीं आए हैं। सो दैट इज वन बिग लगाड़। जो 2-3 लगाड़ थे, चाहे वो बैंकिंग हो, एफएमसीजी हो, आईटी हो, आईटी ने चलना शुरू कर दिया। आई थिंक दैट इज वन फैक्टर विच इज वेरी एनकरेजिंग। एफएमसीजी अभी भी काफी लगाड़ है, बट बहुत बड़ी वेटेज नहीं है। बैंकिंग इज वन थिंग। अगर बैंकिंग के स्टॉक्स अगर चलने शुरू हो जाते हैं किसी भी कारण से, चाहे वो एफआईज का थोड़ा और पैसा है, चाहे वो वहां पर थोड़े से एनकरेजिंग सिग्नल जाए गवर्नमेंट की तरफ से सिग्नल जाए, या क्रूड एक रियलिस्टिकली क्लोजर टू 80 या बिलो 80 आए, सो आई थिंक आई एम स्टिल प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मार्केट। ये जो 24,000 और 24,500 के बीच में जो एक निफ्टी का दायरा चल रहा है, दोनों तरफ से ना 24,500 को ऊपर की तरफ से तोड़ पा रहा, ना 24,000 के नीचे जा पा रहा, आई स्टिल फील कि ये दायरा टूट सकता है आने वाले वक्त में। और एक चीज और मैं कहूंगा लक्ष्मण जी, आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग ऑफ द बीट काइंड ऑफ थिंग हैगी। आई वाज लिसनिंग टू अ वेरी गुड पॉडकास्ट फ्रॉम अ वेरी सीनियर फंड मैनेजर इन यूएस, और उनका ये विचार था कि जो मार्केट नवंबर में इलेक्शंस को एक ट्रम्प को राइट ऑफ कर रही है, ये मान के चल रही है कि सर्वेज में काफी कम पॉपुलैरिटी आ रही है रिपब्लिकन्स की, एंड ही में टेक अ सीवियर बीटिंग। उनका ये मानना था कि ऐसा शायद ना हो, एंड in spite of all the negative, in spite of war, in spite of crude, in spite of inflation, in spite of bond yields high, जिस तरह के हमें रुझान मिल रहे हैं कमोडिटी मार्केट से, बिटकॉइन मार्केट से, अदर मार्केट से, वी मे बी इन फॉर अ सरप्राइज। सो स्टिल दैट इवेंट इज स्टिल 2 months अवे, बट अगर ऐसा हो जाता है तो वर्ल्ड मार्केट के लिए एक और फ्लिप होगा। हाँ, एक और फ्लिप होगा। इसमें पंकज जैन साहब, ये दरअसल जो मिड टर्म इलेक्शन की बात आपने करी ना, हम लोग इसी शो में, आवाज अड्डा में ही कई शो हमने किया है इसी टाइम पे, तो उसमें बड़ा ही कन्विक्शन के साथ बहुत लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग भले ही मिड टर्म इलेक्शन को देख रहे हैं कि वहाँ पे पॉपुलैरिटी कम हुई है, फिर ऐसा हुआ, वो बहुत निगेटिव में रहेंगे, तो वो बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। मतलब लोगों को लगता है कि वैसा भी नहीं जितना हम लोग मान के चल रहे हैं। दूसरा कि मिड टर्म में कई सारे पहले के भी प्रेसिडेंट के नतीजे काफ़ी ख़राब रहे, लेकिन वो लोग अच्छा परफॉर्म किए। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बदल जाएगा मिड टर्म इलेक्शन में अगर ट्रंप हार भी जाते हैं तो वो पता नहीं कितना ट्रिगर होगा बाजार के लिए, मुझे नहीं पता। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस दायरे में बाजार घूम रहा है उसको एक धक्के की ज़रूरत है। वो बाजार ढूंढ तो रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। गौरांग शाह साहब, बाजार ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा, आखिर आपको क्या लगता है कि कब तक बाजार ऐसे ही चलता रहेगा, और कोई ऐसा इंडिकेशन जो आपको लग रहा है कि नहीं अब ये जैसे कंफर्म होगा तो बाजार यहां से चलना शुरू करेगा, दायरा तोड़ेगा? धन्यवाद लक्ष्मण जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को और आपको सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं, शायद प्रोग्राम में आगे जगह जाकर के क्षेत्र और स्टॉक स्पेसिफिक भी चर्चा हो। जो भी निवेश लायक रणनीति आपके इस कार्यक्रम में रखेंगे लक्ष्मण जी, ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इस स्तर पर आए हम हमारे क्लाइंट्स को देते संभव एक निवेश हो सकता है। पिछले 6 महीने से तो बाजार को नीचे जाने के लिए एक ही मात्र कारण है। गौरांग शाह साहब, आपके इस डिस्क्लेमर को मैं हर बार सुनता हूं और हर बार मेरे मन में एक सवाल उठता है। मैं सोचता हूं सवाल आज पूछ ही लूं आपसे कि जो आप सलाह देते हैं उस सेक्टर को लेकर के, अगर जियोजित इन्वेस्टमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब आप जाहिर तौर पे जो प्राइम क्रीम वाला सलाह होता है वो अपने पास रख लेते होंगे और सेकेंडरी सलाह देते हैं हम लोगों को। क्या ऐसा होता तो ना तो मेरी कंपनी 36 सालों से जो क्रेडिबिलिटी है वो चलती आज के तारीख में और लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ती, और ना ही आप मुझे इस कार्यक्रम में बुलाते लक्ष्मण जी। तो उतना तो आपको सम्मान थोड़ा और क्रेडिबिलिटी देनी पड़ेगी कि वो क्रीम वाली जो होती है ना वो हम पहले बांट देते हैं लक्ष्मण जी। हम हमारे पास पहले ही बांट देते पहले ही बांट देते हैं, तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं रखते। और एक डिस्क्लोजर इतना दे दिया तो ये भी दे देता हूँ
कि मेरे जीवन में जो भी मैंने पूंजी कमाई है और जो बचत की है, 70% हिस्सा एसआईपी के माध्यम से शेयर बाजार में ही लगा हुआ है। अरे वाह! तो अरे वाह! मतलब अब आप तो ये आपने निश्चित बता रूप दिया से ना, आपने गुप्त रहस्य बता दिया आपने। नहीं, नहीं, इसमें गुप्त रहस्य ही नहीं है, गुप्त क्या है, सभी को पता है। मैं हर बार बोल देता हूँ, किसी माध्यम तो नहीं कर सकता। आपके प्रश्न के ऊपर आता हूँ और उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, हाँ, 6 महीनों से तो नीचे जाने के लिए एक ही बड़ा कारण था, खाड़ी में युद्ध, बयानबाजी अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से और उसके सामने ईरान की रेजिम की तरफ से स्पष्टीकरण और बयानबाजी। और उस बीच में तेल और गैस का उबलना और उनके दाम ऊपर जाना और वो हमारी अर्थव्यवस्था पे सीधे-सीधे असर करता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। इस दायरे में जो आप बात कर रहे हैं ना 24,000 या फिर 23,800, 24,000 नीचे की तरफ, ऊपर में पहले तो 24,300 और फिर 24,500 ऊपर की तरफ। अब ये दायरा छोटा हो गया। पहले क्या था, ये दायरा बड़ा था लक्ष्मण जी। अब ये धीरे-धीरे करके दायरा छोटा हो रहा है। और मैंने पिछले बारी भी मेरे ख्याल से मैंने ये बात रखी थी सामने कि जब कभी भी बाजार इतनी लंबी अवधि के लिए एक दायरेबंद कारोबार करता है, तो एक मजबूत नींव और बुनियाद बनाने का प्रयास करता है। और ऐसा पिछले इतिहास में भी हुआ है अगर आप नजर डालें तो। इस बारी थोड़ा लंबा चला है लेकिन खैर मजबूत बुनियाद उतनी ही बनेगी। उसके पश्चात जब निवारण आएगा, खास करके सिर्फ हमारे बाजार को नहीं लक्ष्मण जी, पूरे विश्व भर के बाजार को यही चिंता सता रही है कि कब जा करके उस शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होंगे, मोहर लगेगी और वो आपके और हमारे समक्ष आएंगे कि हम समझे कि किस प्रकार से विराम हुआ है और फिर से वो जो समुद्री मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, उसमें यातायात किस प्रकार से होती है और परिस्थिति सामान्य कम होती है। लेकिन इसके बावजूद हमें और चिंता सता रही थी। पहले तो मेघराज का आशीर्वाद जून के महीने में कम रहा, उसकी भरपाई धीरे-धीरे करके जुलाई में हुई, अगस्त में हुई, तो वो चिंता कम हुई। फिर हम अनुमान लगा रहे थे कि पहली तिमाही के नतीजे जो हम देखने वाले थे, उस पर ये युद्ध का बहुत ही बुरा असर आएगा और नतीजे काफ़ी नीचे की तरफ आएँगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ जगहों पर हुआ, कुछ कंपनी में हुआ, लेकिन इतनी बड़ी नकारात्मक परिस्थिति नहीं थी। एक उदाहरण इससे ले लूँ, दूसरी, तीसरी तिमाही में शायद अगर परिवर्तन होता है परिस्थिति में खाड़ी में, तो शायद इससे बेहतर परिणाम आ सकते हैं। जो अब अभी अनुज भाई बात कर रहे थे, क्षेत्र के आधार पर और कंपनी के आधार पर, तो कुछ नीतियाँ सरकार से तरफ से सामने आई। इलेक्ट्रॉनिक के लिए 2.0 आया, उसके पहले अगर आप देखें तो रक्षा क्षेत्र में सरकार ने काफ़ी कुछ अनुमति जो बाँध रखी थी, जो प्रतिबंध थे उसको खोले गए। धीरे-धीरे करके प्रयास कर रहे हैं कि हम यहाँ से कुछ क्षेत्रों को लेकर के आगे बढ़ें। तो जहाँ बाज़ार दायरेबंद है, बुनियाद बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं पर मुझे लग रहा है, मेरा ये मानना है, बस कितना सही गलत मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द शायद इस साल के अंत तक हम एक नया सर्वोच्चम शिखर देखें, ऐसा मेरा अनुमान है। हालाँकि आपका अनुमान, आपकी जो ख्वाहिश होती है लोग बड़े सुन लेते हैं, चूँकि मुझे याद है जून के आसपास महीनों में जब आवाज़ अड्डा में हमने आपको आमंत्रित किया था तो एक चिंता जताई जा रही थी कि अल नीनो की वजह से मानसून बड़ा ख़राब रहने वाला है। लेकिन आपने उस टाइम कह सकते हैं कि विश किया था कि शायद ऐसा ना हो। तो अब देखिए वैसा ही हुआ कि जितनी चिंता थी उतनी तो कम से कम मानसून में डेफिसिट उतना आया नहीं। सुदीप सर, इसमें जैसा ही कह रहे थे गौरांग साहब कि अब नींव काफ़ी मजबूत हो गई है, थोड़ा सा लंबे समय तक नींव बनाने में समय लग रहा है, लेकिन अब बाजार जो है सो यहाँ से एक नई शुरुआत के लिए तैयार है और सिर्फ ट्रिगर की ज़रूरत है। शायद अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला मामला सुलझ जाए तो आगे बढ़ना यहाँ से शुरू करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उतना बड़ा कंसर्न बाजार के लिए अब रहा क्या बाजार इस क्रूड को न्यू नॉर्मल मान रहा है कि नहीं? अभी भी मान के चल रहा है कि क्रूड 70 के आसपास आएगा, 75 के आसपास आएगा तभी अच्छा रहेगा? देखिए लक्ष्मण जी, मुझे लगता है और जो स्थिति बन रही है और दुनिया भर के निवेशकों से जब बात करते हैं तो क्रूड एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडियन कैपिटल मार्केट और इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेकेंडरी, टर्शियरी बहुत तरह का इम्पैक्ट है और इसका इम्पैक्ट कैपिटल मार्केट, इकोनॉमी और करेंसी में भी बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलता है। अब बात ये नहीं है कि क्रूड का प्राइस इस रेंज में रहेगा या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इससे भी बड़ा एक पॉइंट जो हमेशा डिस्कस होता है वो है स्टेबिलिटी रहेगा या नहीं। ये वोलेटिलिटी आज 70 हो गया, कल 100 हो गया, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है निवेशक के लिए और वो रुपये में भी देखने को मिलता है। तो मुझे तो लगता है एक तरह का स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है और जैसे ही कुछ स्टेबल एक स्ट्रक्चर
जो वो एक एग्रीमेंट के जरिए हो, एमओयू के जरिए हो या परमानेंट युद्ध विराम अनाउंसमेंट के साथ हो, जिससे हॉर्मुज का ट्रैफिक वापस आ जाएगा नॉर्मल सी के आसपास। वहां पे हम लोगों को ऑयल प्राइस में एक स्टेबिलिटी देखने मिलेगा, उम्मीद ये है। और इंडियन मार्केट में भी इमीडिएटली पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अब देखिए डायरेक्टली रूपी भी इसके साथ मतलब रिलेटेड है, एफआईआईस का फ्लो रिलेटेड है, सब कुछ रिलेटेड है। तो इस पे तो हम लोगों को बहुत जबरदस्त ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सब लोग बोल रहे हैं वैसे मैं भी दोहराऊंगा कि मॉनसून ठीक ठाक अभी तक चल रहा है, Q1 के नतीजे ठीक ठाक आए हैं, तो बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो तो ठीक लग रहे हैं। एफआईआईस का भी मूड मोमेंटम सब चीज देख के लग रहा है कि वो भी तैयार हो रहे हैं इंडिया में निवेश करने के लिए। पर इंतजार सिर्फ एक क्लियर सिग्नल का है और वो सिग्नल वेस्ट एशिया से ही आएगा, युद्ध विराम या कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ताकि ऑयल प्राइस एक स्टेबल स्टेटस पे आ जाए। जैसे ही वो होगा मुझे लगता है इंडियन मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे स्टॉक्स जो कि फंसे हुए हैं कह सकते हैं में घूम रहे हैं, वहां से वो रेट ब्रेकआउट करेंगे। मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक शेयर का जिक्र करना चाहूंगा, ये नहीं कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, लार्सन टुब्रो। अब सारा बाजार को मालूम है लार्सन टुब्रो अच्छा कंपनी है और लार्सन टुब्रो का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, आने वाले दिनों में अच्छा करेगा, जबरदस्त ऑर्डर बुक है। पर क्योंकि वेस्ट एशिया में 40% ऑर्डर बुक है, एक थम सा गया है उसका ग्रोथ शेयर मार्केट में, वो कोई भी वो लेने के लिए तैयार नहीं है, बड़ा एक्सपोजर लेने के लिए तैयार नहीं है। पर जैसे ही खाड़ी में ये युद्ध विराम होगा, लार्सन टुब्रो को एग्जीक्यूशन तो होगा ही, साथ में वेस्ट एशिया में भी जबरदस्त नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे क्योंकि मार्जिन एक्रेटिव भी होगा। तो मतलब बाय एंड लार्ज लार्सन टुब्रो प्रोबेबली विल एक्सप्लेन द सिचुएशन इन थ्रू वन स्टॉक कि आप देखिए इस स्टॉक में क्या हो रहा है, गिरा था वापस थोड़ा बहुत ऊपर आया है पर एक जगह पे स्टैग्नेंट हो गया है। तो यही इंडियन मार्केट की भी स्थिति है निफ्टी या सेंसेक्स की अगर बात करें। हाँ ऑफ कोर्स जैसे अनूप जी कह रहे थे पॉकेट्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, वो बढ़ रहे हैं शेयर, वहां पे आप खरीद सकते हो, मुनाफा कमा सकते हो। पर मार्केट उस पॉकेट पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल करके, सुदीप सर उस पॉकेट पे चर्चा करेंगे। लेकिन आपने जो कि क्रूड का एग्जांपल दिया और आपने एलएनटी का भी एग्जांपल यहाँ पे दिया, पता नहीं क्रूड से सीधा रिश्ता इसका है कि नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और उस पूरे गल्फ कंट्री में जो वॉर लाइक सिचुएशन उससे तो रिश्ता है उस कंपनी का। लेकिन क्रूड पे मैं एक सवाल, फिरोज अजीज साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे पूछना चाहूँगा कि क्रूड की समस्या फरवरी सेकेंड वीक से 28 फरवरी से जब से ये युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले से बनी आ रही थी। तो फिर डर ये था कि जो कंपनियों के रिजल्ट आएंगे उस पर इसका असर दिखेगा, क्रूड को इस्तेमाल करने वाली कंपनी, सेकेंडरी यूज़र, उनके ऊपर असर दिखेगा। लेकिन उतना असर दिखाने जितनी की आशंका जताई जा रही थी, अब तो तब भी उससे क्रूड 100 टच करने वाला क्रूड अब नीचे आके कहीं सेटल होता दिख रहा है। अभी भी क्रूड उतनी चिंता है क्या और कंपनियों पर उतना असर डालेगा कि जिसको लेकर हम लोग डरें बाजार में? जी नमस्कार एंड बाकी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। लक्ष्मण जी, मेरा मानना है कि डेटा काफी अच्छा इंडिकेट करता था। तो जब क्रूड ऑयल 110 120 टच किया था, अभी डेटा हमने देखा कि लास्ट 50-60 सालों में ऑलमोस्ट अबाउट 14-15 टाइम्स क्रूड ऑयल की प्राइस 50% से ज्यादा बढ़ी है। तो हमने देखा कि भाई एक साल बाद ये बढ़त के बाद होता क्या है। तो 14 बार के में से 12 बार क्रूड ऑयल की प्राइस पीक से 28% गिरी है। मतलब ऑलमोस्ट उसकी जो 50% की राइज थी ऊपर की बेस से 28% गिर भी गई है एक साल में। और 2 ही बार वो वापस गिरी नहीं है, जहां पे एक्चुअली डिमांड रिकवरी थी आफ्टर कोविड एंड आफ्टर जीएफसी। ये 2 ही बार जब क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ा था मोर देन 50%, वो गिरा नहीं है। जब भी सप्लाई शॉक्स आए हैं, एक साल बाद आप प्राइस देखते हैं तो 28% गिर चुकी है। तो उस आधार पे आपको पता ही है क्रूड एक बहुत रेयर कमोडिटी नहीं है। सप्लाई डिसरप्शंस एड्रेस हो जाती है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी या कोई भी और एनर्जी सोर्स ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है, ज्यादा वायबल हो जाता है। सो क्रूड ऑयल नीचे आने का डेटा देखो तो इट्स क्लियर दैट इट कैन नॉट रिमेन एलिवेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। और अच्छी बात यह है कि कंपनियां या देश को, एक ट्रेडर को एक 120 टच किया कि नहीं उससे फर्क पड़ता है। कंट्री को मीन और मीडियन क्रूड ऑयल प्राइस क्या था उस फाइनेंशियल ईयर में, उससे ज्यादा महत्वपूर्णता है। क्योंकि रोज एक दिन में तो हम पूरा माल खरीदेंगे नहीं, स्टैगर करके खरीदेंगे एसआईपी की तरह।
राइट। तो अगर आप स्टैगर करके खरीद रहे हैं तो मीन कितना है, 91.6 का मीन है इस फाइनेंशियल ईयर का क्रूड ऑयल प्राइस का। उसका मेरा अनुमान था कि 86 85 के बीच में मीन आएगा, तो मीन है इसीलिए उस पर फर्क नहीं पड़ रहा। रहा सवाल सेक्टर्स पे, अपस्ट्रीम ईएनपी पे पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए था, वो थोड़ा सा हुआ है। ओएमसी पे नेगेटिव इंपैक्ट होना चाहिए था, मार्जिन स्क्वीज। एविएशन हैज हैड इट्स ओन ट्रबल्स, पेंट, टायर्स एंड केमिकल्स में भी इम्पैक्ट आया है थोड़ा बहुत, बट आरबीआई की जो इन्फ्लेशन है उस पे जो अपसाइड रिस्क है वो इतनी दिख नहीं रही है जितना, जैसे आपने लक्ष्मण सर कहा था कि यार वो इतना खतरा दिखा ही नहीं एंड में। तो ये खतरा दिखा नहीं। एक सवाल और आपसे पूछूं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आपके शो में आने से पहले कि बाजार जिस दायरे में घूम रहा है उस दायरे को टूटने के लिए किस इवेंट का इंतजार बाजार कर रहा है, जैसा कि गौरांग शाह साहब ने बताया, पंकज जैन साहब ने कहा। आपकी क्या राय है? देखिए, ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑब्वियस कारण तो दिख ही जाते हैं कि भाई वॉर खत्म हो जाए, तो वो वॉर का भी डेटा देखा था। जब वॉर ब्रेकआउट हुई थी 25 179 की लेवल थी। जब भी वॉर खत्म होती है तो 7% ऊपर हो जाती है मार्केट, तो क्या 26,000 की लेवल पार कर जाएगी होपफुली आफ्टर द वॉर गेट्स ओवर। ये तो एक वेट है मार्केट पे। रहा सवाल अपॉर्चुनिटी का, देखो तो आप नवंबर 2024 की एमएससीआई की रिव्यू देखिए। हमारी वेटेज थी 20.5, फिर 19.6, ऐसे घटते घटते 7 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर टिल मई 26 हमारी एमएससीआई की वेट घटी है। ओके, चाइना और इंडिया की घटी है, ताइवान कोरिया की बढ़ी है। पहली बार जून में जब मेरे एल्गोरिथम ने कैलकुलेट करके बताया था कि इस बार रिव्यू में बढ़ेगा, अगस्त की रिव्यू हुई तो हमने कहा कि भाई 10 पैसे से बढ़ा है, प्रैक्टिकली 10 पैसा इज फॉल खत्म हो गई है। इसीलिए 22-25 हजार करोड़ की परचेज आनी थी, वो जुलाई में आई, और वो भी फ्रंट रन करते हैं। सब लोग इंडेक्स को फ्रंट रन करते हैं। आज आप कोई भी स्टॉक जो मंडे की अगस्त की रिव्यू की फाइनल डेट है जहां रीअलाइनमेंट्स होनी है, तो काफी स्टॉक जिनकी वेट बढ़ रही है उनकी आज आप थोड़ी सी प्री रन रैली देखेंगे। सो क्या हम वेट कर रहे हैं कि 11.8 जो 11.9 हुआ है, अगर वो 13 होता है, 14 होता है, तो उसका इंपैक्ट सोचिए लार्ज स्टॉक्स में। ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरी जिंदगी में, या फिर एटलीस्ट इस सेंचुरी तो मैंने चेक कर ही लिया है कि सेंसेक्स ने निफ्टी को 1.98% अंडर परफॉर्म किया है फ्रॉम अ स्पेसिफिक डेट, आई थिंक 5 to 6 months बैक। तो ऐसा इतना कंसंट्रेशन, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों जोड़ीदार थे, साथ में हाथ पकड़ के चलते थे। 2% की अंडर परफॉर्मेंस सेंसेक्स की इसीलिए आई है क्योंकि लार्ज कैप की अंडर परफॉर्मेंस इतनी है विजावी ब्रॉडर मार्केट की। सेंसेक्स में 20 स्टॉक जो नहीं है उसकी पेनल्टी सेंसेक्स को 2% लगी है। सो व्हाट कैन कंप्लीटली bring back rallies is not anything but the MSCI reviews bringing us above 12.5 to 13. उससे बहुत सस्टेन्ड रैलीज आएंगी। और FII की एक खासियत मैं बता देता हूँ, स्टेटिस्टिकली दे आर वेरी प्राइस इनएलास्टिक। जब भी FII खरीदता है वो स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ता है क्योंकि वो प्राइस इलास्टिक नहीं है। एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन फंड मैनेजर से बात करें, वो बोलता है ये स्टॉक खरीदूंगा 800 रुपए में खरीदूंगा, 810 में मना कर देता है वो। मेरे इंस्टीट्यूशनल डेस्क से बात होती है तो बोलता है FII बोलता है मुझे खरीदना है, तो वो नहीं देखेगा 850 में मिल रहा है, 900 में मिल रहा है। सो व्हेन दे कम बैक इज व्हेन यू विल सी समथिंग व्हिच विल बी अ सब्सटेंटिव रैली। बिल्कुल यही सवाल मैं पूछना भी चाह रहा था कि जब हम लोग कह रहे थे कि बाजार रुका हुआ तो कई सारे पॉजिटिव फैक्टर का इंतजार कर रहा है। एक पॉजिटिव फैक्टर जो दिखने लगा वो एफआईज को लेकर का था। अनुज सर को सामने लाया। अनुज सर, मेरा सवाल यही था कि एफआईज पहली बार ऐसा हुआ है कई महीनों में कि पूरे महीने भर में पॉजिटिव रहे हैं। एफआईज को क्या दिखने लगा है, या फिर ऐसा है कि एफआईज जितना बेचना था बेच दिए, बेचने के लिए उनके पास बहुत कुछ बचा नहीं है, या फिर कोई ऐसा कुछ सेंस कर रहे हैं जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं? अनुज सर, देखिए, अभी कहना ये बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि एफआईएस की सेलिंग थम गई है। जो बड़ी वाली सेलिंग हम लगातार देखते थे 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ दिन की, वो कम हो गई है। लक्ष्मण जी, उसका एक कारण पता क्या है? उसका एक कारण ये भी है कि आई थिंक लोगों का फोकस जो है ना, जो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स का है, वो पूरी तरीके से आईपीओस पर शिफ्ट हो चुका है। और आईपीओ में एफआई है नहीं, आईपीओ में प्रमोटर्स और प्राइवेट इक्विटी वो बेच रहे हैं। तो इस समय जो सप्लाई है ना, एट द एंड ऑफ द डे एफआईएस कब बेचेगा? जब वो सप्लाई बेचने की एक लिक्विडिटी हो। वो लिक्विडिटी पूरी की पूरी इस समय प्राइमरी मार्केट पे फोकस्ड है, ब्लॉक डील्स पे फोकस्ड है, ओएफएस पे फोकस्ड है, क्यूआईपीएस पे फोकस्ड है, आईपीओस पे फोकस्ड है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, एक रिलीफ फैक्टर तो है कि एफआईएस की सेलिंग कम हो गई है। एक रिलीफ
एक रिलीफ फैक्टर है कि एफआई की सेलिंग यहाँ पे कम हुई है। गौरांग शाह साहब, लेकिन वो बहुत अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते अनुज जी। देखिए, पहले तो कार्यक्रम की शुरुआत में लक्ष्मण जी आपने एक बात रखी थी कि आईपीओस आ रहे हैं, प्रमोटर्स नमाल बेच रहे हैं, ब्लॉक डील्स हो रहे हैं। तो अगर आप पिछले 3 या 6 महीने का इतिहास निकाल के देख लें और गणित लगाएं तो काफी बड़ी मात्रा में ये सब हुआ है। आईपीओस भी काफी आए हैं, प्रमोटर्स ने भी काफी सारा माल बेचा है ब्लॉक डील के बाद वगैरह वगैरह, और सरकार की तरफ से भी विनिवेश हुआ है। नकदी फिर भी बाजार में है और मैं ये मान के चलता हूं कि ये नकदी की कमी शायद नहीं होगी। पहले लोगों को डर लगता था कि इस प्रकार के अगर आईपीओ आते हैं और ऑफरिंग्स आते हैं तो शायद सेकेंडरी मार्केट में से बिकवाली हावी हो जाएगी, पैसे निकल जाएंगे और प्राइमरी मार्केट की तरफ जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस मात्रा में हुआ है ये सब, सेकेंडरी मार्केट को मेरे ख्याल से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है। वो जहां पर दायरेबंद कारोबार कर रहा है वहां पर कर रहा है। आपका प्रश्न क्या था मैं भूल गया, आप एक बार प्रश्न पूछ लीजिए मुझे फिर से। को लेकर सवाल पूछा था, जब ये सवाल मैंने पूछा अनुज सर से तो उन्होंने कहा कि अभी कहना जल्दबाजी है कि एफआईआई अब लौट आए हैं। एक और दलील उन्होंने दिया कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, डीआई हैं, वो चले गए हैं प्राइमरी मार्केट में, तो एफआईआई के लिए यहाँ मौका आ गया इसलिए फिलहाल हैं। आपका क्या मानना है कि एफआईआई का आना शुभ संकेत है या फिर अभी शुभ संकेत मानना जल्दीबाजी होगी? मैं तो ना उनका आना आशीर्वाद समझता हूँ ना उनका जाना श्राप समझता हूँ। मेरे ख्याल से वो मतलब देखिए, हमने पिछली बारी भी चर्चा करी थी। मेरे ख्याल से आपने प्रश्न पूछा था कि एफआईआई कहाँ पैसे लगाएंगे, तो मैंने एक बात सामने रखी, उनको जहां पर पैसा बनता है वहां पर लगाएंगे। फिर वो चाहे भारत में बने, चीन में बने, ताइवान में बने, साउथ कोरिया में बने या फिर और किसी देश में बने। फिर वो शायद भारत में आईटी में बने, बैंकिंग में बने, ऑटो में बने, उनको एक ही लक्ष्य है कि हमारा पैसा हम जहां पर लगाए हमको वहां पर उसके ऊपर जो मुनाफा है वो मिलना चाहिए, ताकि हम हमारे जो निवेशक है उनको उत्तर दे सके। तो वो देखिए, बिकवाली कम हुई है ये तो वास्तविकता है, तो ये एक अच्छी बात है। अस्थिरता मेरा एक बहुत ही मेरी बहुत ही मजबूत विचारधारा रही है। मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ी जो चिंता शायद एफआईआई को हमारे यहाँ पर फिर से लौट के बड़ी मात्रा में निवेश करने के लिए जो संकोच हो रहा है लक्ष्मण जी, वो इसी के कारण हो रहा है कि हमारी निर्भरता जो है कच्चे तेल और गैस पर वो 75-80% है मेरे ख्याल से, हम जो आयात करते हैं कच्चा तेल और अनाज का। और अगर इस युद्ध ने कोई भयानक मोड़ ले लिया, उम्मीद करते कि ऐसा न हो और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करे दोनों देश और दोनों देशों के प्रतिनिधि और वार्तालाप से जो भी मसला है उसको सुलझाए। लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो निर्भरता है आयात के ऊपर कच्चे तेल और नाचेल गैस, उसका एक बहुत, क्योंकि सीधा सीधा असर जैसे अभी मेरे ख्याल से सुदीप जी बता रहे थे और हम सब जानते हैं, इसका असर ना तो सिर्फ हमारी शेयर बाजार पर पड़ेगा लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था और विकास दर पर पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में मेरे ख्याल से कोई जल्दबाजी करके विदेशी निवेशक आएगा नहीं बड़ी मात्रा में डॉलर लेकर के और निवेश करे, जब तक ये परिस्थिति पे मेरे ख्याल से निर्णायक तरीके से विराम नहीं होता और शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं होता। निर्णायक तरीके से विराम नहीं होता, शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर। तो पंकज जैन साहब, एक सवाल जो अनु सिंघल सर ने बात में कह दिया कि दरअसल ज़्यादातर लोग जा रहे हैं प्राइमरी मार्केट की तरफ। हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में आईपीओ आ रहे हैं, ओएफएस आ रहा है, सरकार भी अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। तो एफआईआई से अलग हट के मैं सवाल पूछूं कि इन सब को लेकर के अब प्रोमोटर तो अपने अपने हिस्से बेच रहे हैं और खरीद कौन रहा है? तो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड वाले खरीद रहे हैं या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। आखिर कब तक ये दोनों लोग संभाले रहेंगे मोर्चा, क्या लगता है आपको? देखो लक्ष्मण जी, मोर्चा तो काफी समय से संभाल रखा है। अब इसका अंतिम वही मैंने परिणाम क्या होगा, वेदर रिटेलर वुड बी अ कन्विंसिंग श्योर शॉट विनर, इसका कहना आई थिंक एक प्रश्न चिन्ह है। और अगर हम देखें पिछले 1-2 महीने में मैंने ये पढ़ा, मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, विदाउट नेमिंग एनी कंपनी और प्रमोटर्स, कुछ एक प्रमोटर्स ने ऐसे भी पैसा रेस किया जिनकी कंपनी को कोई बहुत ज्यादा कैश की जरूरत नहीं थी। सो दैट मीन्स बहुत ही अगर क्रूड भाषा में कहा जाए तो बहती गंगा में हाथ धो लो, इन द सेंस कि इतना ज्यादा इस टाइम रिटेल का पैसा मिलने को तैयार है, डोमेस्टिक फंड्स का पैसा मिलने को तैयार है। सो दे फील कि मे बी वी मे और मे नॉट गेट दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट एट अ लेटर डेट, सो व्हाई नॉट रेज मनी। सो इस टाइम डेफिनेटली काफी सारे ओफेस आ रहे हैं, प्रोमोटर्स काफी रेस कर रहे हैं, आईपीओज आ रहे हैं,
काफी अच्छी सक्सेस मिल रही है आईपीओ को। एंड नॉट टू फॉरगेट कि आने वाले सितंबर के महीने में मोस्ट लाइकली 2 बहुत बड़े आईपीओ आने वाले हैं जो मार्केट्स को हिट करेंगे। एंड वेदर दे विल सक आउट लिक्विडिटी फ्रॉम से फंड्स और रिटेलर्स, सो दैट इज टू बी सीन। सो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो हम, जैसे अभी हम चर्चा में एक कारण ढूंढ रहे थे कि ये 24,500 का दायरा क्यों नहीं टूट पा रहा। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो एक्स्ट्रा फ्लश ऑफ फंड्स है, जो रिटेल का फंड है या डोमेस्टिक का फंड है, इंस्पाइट की तो कहीं और जा रहा है। अप्रैल से लेके करंट दिन तक करीब 5 लाख करोड़ डोमेस्टिक फंड्स इन्वेस्ट कर चुके हैं। जो हमारी एसआईपी की जो बुक है करीब 31-32 हजार रुपए महीने की एसआईपी बुक है। पिछले साल भी फाइनेंशियल ईयर में करीब 8 लाख करोड़ रुपया डोमेस्टिक फंड ने पंप इन किया। सो इसका जो एक कारण पिछले 1-2 महीने में जिस तरह के ये फंड रेजिंग हो रही है, आईपीओ आ रहे हैं, ओएफएस आ रहे हैं, आई थिंक काफी पैसा उस तरफ भी जा रहा है। एंड दैट इज व्हाई द मार्केट, द लार्जर कैप्स आर नॉट एबल टू टेक ऑफ। सो उसका डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कारण हैगा। और सितंबर के महीने में 2-3 काफी बड़े इशू आ रहे हैं, वो भी एक कारण रह सकता है। क्या उस वजह से दायरा ये जो 24,000 का नीचे का है एक बार टेम्पररी बीच होता है, वन वुड हैव टू बी कॉशियस। एंड जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें भी ठीक है, हर एक की इच्छा है, ऐसा लग रहा है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स पीस, एवरीबडी वांट्स पीस, सब थके हुए हैं। बट अगर आप एक छोटे मोटे देखो तो पिछले दिनों देयर वाज अ न्यूज आइटम कि अब रशिया और यूके में तनाव बढ़ता जा रहा है। रशिया हैज बीन स्टेयरिंग एट यूके कि आप अब हेल्प कर रहे हो ज्यादा, जो कि यूएस कर रहा था। सो ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज रोजी है, एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स रोजी। सो वन विल हैव टू बी कॉशियस। एंड जैसा आप कहा कि जैसा भी अनुज जी भी कह रहे थे कि टू से कि वी आर कन्विंसिंगली मूविंग टुवर्ड्स बियॉन्ड 24,500, या एफआईज अब आ गए हैं और आने वाले वक्त में दे विल पंप इन मोर मनी। सो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सो वन विल हैव टू रिमेन कॉशियस। और ये जो आईपीओ और ओएफएस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आई थिंक पहले पिछली बार जो अभी पैसा रेस किया है 7-8 साल के बाद उन्होंने अपना डिसइन्वेस्टमेंट बजट एक्सीड किया है या जल्दी से पूरा हो गया है। सो इवन दैट इज एक खुशी की भी बात है, एक मैटर ऑफ कंसर्न की भी बात है। सो आई थिंक ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली हैगा, ये वक्त ही बतलाएगा। वक्त बतलाएगा। सुदीप सर, आपको आधा खाली दिख रहा है कि आधा भरा दिख रहा है? नहीं, मुझे तो आधा भरा दिख रहा है। देखिए, मैं पहली बात तो लक्ष्मण जी ये कहना चाहूंगा कि ये जो आईपीओज आ रहे हैं ये एक बहुत ही हेल्दी ट्रेंड है और इसको हम लोगों को इनकरेज करना चाहिए। मार्केट का डेप्थ बढ़ता है, अच्छे क्वालिटी के बहुत सारे अच्छे कंपनीज आईपीओ के जरिए मार्केट में आ रहे हैं और ये इंडियन मार्केट को आने वाले दिनों में डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी देगा, डेप्थ देगा। तो पहली बात तो ये गई। दूसरी बात, एज फार एज आईपीओ सब्सक्रिप्शन और आईपीओ में पैसा लगाना, मुझे तो लगता है कि निवेशकों ने अच्छा खासा पैसा बनाया है बाय इन्वेस्टिंग इन द न्यू आईपीओस, क्योंकि इसमें 2 चीज हुआ है। पिछले जो आईपीओ के फ्लड ऑफ आईपीओस के वो 20-21 में आए और उस टाइम में इतना ओवर वैल्यूड थे वो आईपीओस की, वो जैसे पेटीएम जैसे आईपीओ जिसका आज तक 5-6 साल बाद भी वो लेवल जिस आईपीओ जिस प्राइस पे हुआ था वहां नहीं पहुंचा है, इतना ऊपर नीचे होने के बावजूद। और ऐसे बहुत सारे आईपीओस थे, तो वो एक बहुत इट लेफ्ट अ वेरी बैड टेस्ट फॉर द इन्वेस्टर। और आज के दिन में ज्यादातर आईपीओस आ रहे हैं व्हिच आर रीजनेबली प्राइस्ड। मैं ये नहीं कहूंगा कि सस्ते में शेयर आ रहा है, बट दे आर रीजनेबली प्राइस्ड और लिस्टिंग गेन जबरदस्त हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है निवेशक के लिए, मार्केट के लिए। अब रही बात इज मनी मूविंग आउट ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी, माय थॉट इज ऐसी बात नहीं है। देयर इज इनफ एंड मोर मनी इन द मार्केट वेटिंग टू बी डिप्लॉयड। प्राइमरी में मार्केट प्राइमरी के लिए पैसा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सेकेंडरी इज बीइंग डिप्राइव्ड। सेकेंडरी के लिए पैसा है, अपॉर्चुनिटी होगा। जो बात पहले हम लोग सब कर चुके हैं, कच्चे तेल के प्राइसेस में स्टेबिलिटी आएगी तब हम लोग को सेकेंडरी मार्केट में भी पैसा आते हुए दिखेगा। हाँ, ये बात सही है कि इंडेक्स में लार्ज कैप ज्यादा है। लार्ज कैप, ये सारे जो आईपीओ आ रहे हैं ये लार्ज कैप तो नहीं है, ये स्मॉल कैप मिड कैप क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो जो एक्साइटमेंट जो कुछ भी हो रहा है स्मॉल कैप मिड कैप में ही हो रहा है, लार्ज कैप में एक्साइटमेंट लेवल कम है, इसीलिए इंडेक्स का मूवमेंट कम है। और वो इंडेक्स का मूवमेंट तभी होगा जब एफआईआईज आएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है, जो फिरोज भाई भी बता रहे थे, गौरन भाई भी बता रहे थे। तो ये तभी ज्यादा मूवमेंट दिखेगा जब एफआईआईज, क्योंकि वो ज्यादातर लार्ज कैप में निवेश करना पसंद करते हैं और
उनके आने से ही लार्ज कैप में ज्यादा निवेश आएगा। अंत में एक चीज ऑयल प्राइसेस के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जो कि मैं लास्ट टाइम मिस कर गया था। देखिए, प्राइस तो डिटरमाइंड होता है सप्लाई डिमांड में। सप्लाई में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रॉब्लम है, ये है वो है, सबको मालूम है। अब रही डिमांड की बात। अब डिमांड में क्या है कि बहुत देर तक, जब से ये गल्फ का वार चालू हुआ, वेस्ट एशिया का वार चालू हुआ, बहुत सारे देश ऐसे हैं इंक्लूडिंग चाइना जो अपने जो रिजर्व है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से वो रिजर्व यूटिलाइज कर रहे हैं। और इसका असर क्या है, वो मार्केट में अपना पूरा डिमांड लेके नहीं आ रहे, पर कहीं ना कहीं क्योंकि उनका रिजर्व भी एग्जॉस्ट हो रहा है, उनको अपना डिमांड लेके बाजार में आना पड़ेगा। और तब तक अगर ये गल्फ वाला इशू सॉल्व नहीं हुआ तो ऑयल प्राइस कुछ इंस्टिगेशन के बावजूद भी एक बार फ्लेयर अप हो सकता है। उस पे हम लोगों को ये आपने ध्यान रखना इंपॉर्टेंट जरूर पॉइंट आपने कहा। हाँ, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। जो मेजर बायर है चाइना, जो करीब काफ़ी ज़्यादा, आधे से ज़्यादा कम कर चुका है ईरान से ऑयल ख़रीदना, वो अपना रिज़र्व का इस्तेमाल कर रहा है। जब रिज़र्व ख़त्म हो जाएगा, फिर जब मार्केट में उतरेगा ओपन मार्केट में, तो प्राइसेस बढ़ सकती हैं, अगर ये पूरा मामला सलटता है नहीं तो इस पर नज़र रखेंगे हम लोग। लेकिन बात चली थी एफआई से और शुरुआत करी थी फिरोज़ अजीज़ साहब ने, और बात चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई कि ऐसे ऐसे प्रोमोटर भी अपने शेयर को बेच रहे हैं, हिस्सेदारी बेच रहे हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो उनको लगता होगा कि भाई इससे बेहतर दाम मिलेगा नहीं, लेकिन खरीद कौन रहा है? रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद रहा है। और बाकी भी जो एफएस आ रहे हैं, ब्लॉक डील हो रहे हैं, वहाँ के जरिए भी देखें तो म्यूचुअल फंड और रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा है जो पैसे लगा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है फिरोज़ अजीज़ साहब कि जो प्रमोटर को नहीं दिख रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स को दिख रहा है, आखिर कब तक ऐसे माहौल में म्यूचुअल फंड या फिर कहें रिटेल इन्वेस्टर्स एक पंचिंग बैग के तौर पर बने रहेंगे? लक्ष्मण जी देखिए, पहले तो आईपीओ, आई थिंक सुदीप जर ने कहा कि आईपीओ को हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए। क्यों पॉजिटिवली देखना चाहिए? क्योंकि हमारी कंपनी में गुड क्वालिटी पेपर की कमी है। आप देखिए, वैल्यूएशन स्ट्रेच इसीलिए होते हैं स्मॉल कैप में क्योंकि इंडिया में 1.8% ऑफ टोटल हाउस होल्ड सेविंग्स 1500 लाख करोड़ है, राइट? करीबन हाउस होल्ड सेविंग्स, उसमें से इक्विटी म्यूचुअल फंड ईटीएफ भी मिला लूं तो 45 लाख करोड़ है, और इंडिविजुअल का आप देखें तो 1.8% है सिर्फ। तो उसमें भी अगर मेरे को 60-70 पी के नीचे अच्छा बिजनेस नहीं मिलता है स्मॉल कैप मिड कैप में, तो इसका मतलब ये है कि अच्छे पेपर आने चाहिए। दुखद बात या खुश की बात पता नहीं, हमारी कंपनी को लिस्ट हुए 4.5 साल हुए हैं, राइट? मैं करीबन एनएससी में 200 टोटल फ्री फ्लोट हूं। 19,000 करोड़ की फ्री फ्लोट है, 36,000 करोड़ की मार्केट कैप है, उसमें वी हैव बिकम 200th लार्जेस्ट फ्री फ्लोट। अब इसकी बात का मैं खुश हूं या दुखी हूं? मुझे तो दुख होता है कि 140 करोड़ के देश में 4.5 साल पहले लिस्ट हुई कंपनी हैज बिकम फ्री फ्लोट with a 19,000 crore free float have come into somewhere around 200s. कहते हैं कि हम we have the largest number of listed stocks in this world, but where is good paper? ये प्रश्न मैंने माधवी मैम से पूछा था जब वो चेयरपर्सन थी कोई इवेंट में, तो उन्होंने कहा कि भाई रीट और इनविट में डालेंगे पैसा। ऑफ कोर्स वो रीट और इनविट में डाल सकते हैं, बट अगर फाइनेंशियल एसेट मुझे चाहिए तो उसमें भी मैं रियल एस्टेट में ही डाल दूं। ऑलरेडी रियल एस्टेट में मेरे पास 52% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स है, अब उसको भी इनडायरेक्टली मैं हार्ड एसेट्स में ही डालूं तो कैसे होगा? सो वी हैव टू एनकरेज आईपीओस, पॉइंट 1। पॉइंट 2, क्या रिटेल खरीद रहा है अनाप शनाप? नहीं। अभी मैं आपको 19 अगस्त तक का डेटा देता हूं। आप म्यूचुअल फंड छोड़ दीजिए, आप रिटेल हैज सोल्ड 3,196 crores फॉर द फर्स्ट 19 days ऑफ दिस मंथ। और अदर्स जो रिपोर्ट होता है जिसमें पार्टनरशिप कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो सब आती हैं, उसमें 27,000 करोड़ की सेल है। म्यूचुअल फंड ने 19,500 खरीदा है, एफपीआई ने 13,400 खरीदा है, सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ। इंश्योरेंस कंपनी ने 1,700 करोड़ बेचा है, पीएमएस ने 226 खरीदा है, एआईएफ ने 1,311 करोड़ बेचा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो रिटेल हैज नॉट गॉन बॉन्कर्स, बट रिटेल की एक आंकड़ा थोड़ा डरावना है। एमटीएफ बुक 1,18,000 करोड़ से अब 1,41,300 करोड़ पे पहुंच गई है। दैट इज वन ऑफ द स्टीपेस्ट राइज। वो कांस्टेंट था 6 महीने तक, अब 20-25,000 करोड़ की बुक बढ़ी है। म्यूचुअल फंड ओके, मैं रोज हिसाब करता हूं कि उनके पास कैश फाइल कितनी है। यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट इतना पैसा रोज डालने के बाद भी दे हैव 1,93,761 करोड़ एज पर 19th of August। 3,000 करोड़ उन्होंने डिप्लॉय किया था 19th अगस्त को, उसके बाद उनके पास फिर भी
1,93,761 है। क्या रिटेल अनाप शनाप डाल रहा है? 35,000 करोड़ डाल रहा है महीने के। दिस इज पिडली अमाउंट्स। इट इज 1% ऑफ द टोटल सेविंग्स ऑफ दैट ईयर पर मंथ। तो आई डोंट थिंक रिटेल इज बीइंग अ पंचिंग तो बैग मुझे एंड वो लगता है पैसा कि बना रहा है। एक लास्ट आंकड़ा बताऊंगा, पता नहीं लोग इतने पेसिमिस्टिक कैसे हो जाते हैं। आंकड़े देखिए, मार्च 30 को निफ्टी थी 2313। आज मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ही, निफ्टी ने 8 दिया है, म्यूचुअल फंड ने 18 दिया है। 5 महीने में 18% रिटर्न मिला है इस फाइनेंशियल ईयर में। फिर भी पीपल आर नॉट लुकिंग एट द नंबर्स एंड डिराइविंग पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर वाज अ राइट ऑफ, but for this financial year 18% is the mutual fund return of 14 schemes. So I think that things are far more brighter in portfolios than in conversations. बिल्कुल, ये कई सारे आंकड़े के ज़रिए आपने बताया, लेकिन आपने जो एक आंकड़ा दिया वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था, वो कि म्यूचुअल फंड के पास इतने सारे कैश अभी भी पड़े हुए हैं। रिटेल अभी भी उतना शॉपिंग नहीं कर रहा है जितना कि उनके पास कैश है या फिर जितनी उनकी क्षमता है। तो मुझे अब सवाल उठता है मन में कि आखिर अब पोटेंशियल कहाँ है? अगर पैसा लगाना हो तो म्यूचुअल फंड वाले कहाँ लगा रहे होंगे? रिटेल इन्वेस्टर्स को लगाना हो तो कहाँ लगा रहे होंगे? 2-3 सेक्टर है जिसको हमने शो में आने से पहले फाइंड आउट किया था। एक तो आईटी सेक्टर, जहाँ पे अब थोड़े से अच्छे साइन देखने शुरू हो गए हैं। दूसरा है बैंकिंग सेक्टर, जिसकी बात अभी जैन साहब ने की थी। और तीसरा डिफेंस सेक्टर पे बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा कर रहे हैं शेयर बाजार के दशा और दिशा के ऊपर, और ब्रेक पे जाने से पहले कई सारे पहलू निकल कर सामने आए। लेकिन अब कोशिश करेंगे अपने पैनलिस्ट से ये जाने कि आखिर अगर आपको पैसा लगाना तो कौन सा सेक्टर सबसे बेहतर यहाँ पे दिख रहा है। शुरुआत अनु सिंघल सर आपसे मैं करना चाहूँगा। आईटी सेक्टर, जिसका एक समय था कि आईटी से हर कोई दूर रहता था, एआई के सुनामी की वजह से सब डरे हुए थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से या फिर कुछ हफ्ते से आईटी सेक्टर में एक ठहराव सा दिखा है, थोड़े से एक कह सकते हैं मजबूती दिख रही है, और आपने काफ़ी पहले इसका इशारा भी किया था। तो अभी आप आईटी सेक्टर को कैसे देख रहे हैं? माना जाए कि आईटी सेक्टर के बुरे दिन खत्म हो गए, अब किसी को पैसा लगाना तो लगाएं। देखिए, आईटी पर तो हम बुलिश हुए थे जब इंडेक्स 27,000 पर था लक्ष्मण जी, वहाँ से 31,000 का मूव आ चुका है। अब मेरा व्यू आईटी पर बहुत क्लियर है। अब आप आईटी में वन वे बुलिशनेस नहीं रख सकते जो हमने 27,000 पर लिया था, क्योंकि अभी भी ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी भी निफ्टी आईटी 200 डे मूविंग एवरेज भी क्रॉस नहीं कर पाया है, तो अभी भी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये एक बेयर मार्केट रैली है या एक नई रैली की शुरुआत है। लेकिन वो एक मूव बड़ा वाला प्ले हो चुका है जो कि सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों ने भुनाया भी होगा। अब मेरा व्यू बहुत क्लियर है आईटी पर कि इंडेक्स पर नहीं, अब आप स्पेसिफिक स्टॉक्स पर फोकस करें, जहां 3-4 स्टॉक्स हैं जैसे कि कोफोर्ज, परसिस्टेंट, ओएफएसएस, जिस पर मेरा पॉजिटिव व्यू रहा है, टाटा टेक। तो थोड़ा सा अब इंडेक्स पर, आईटी इंडेक्स पर फोकस करने के बजाय आईटी में इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें। जो आईटी में बड़ी ट्रेड थी वो मेरे ख्याल से प्ले आउट हो चुकी है। हाँ, अगर यहां से और 32,500 क्रॉस करेंगे आप आईटी इंडेक्स पर, तो शायद वापस इंडेक्स पर भी बड़ी ट्रेड प्ले आउट होगी। फिरोज अजीज साहब, आईटी आईटी ऑफ कोर्स अनुज सर बुलिश थे। मैंने भी जून में कहा था कि आईटी वर्स्ट इज ओवर फॉर आईटी। आई थिंक हमारा जनरली हम जो भी सेक्टर देखते हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे दिग्गज हैं पैनल पे, दे मोर क्वालिफाइड ऑन सेक्टर्स। हम ये देखते हैं कि भाई निफ्टी को कौन 3-4% से आउट परफॉर्म कर सकता है पर एनम। हम शॉर्ट टर्म रैलीज नहीं देखते। तो आई थिंक आईटी का जो आउट परफॉर्मेंस हमने 3 साल का 4%, 5% ऑन निफ्टी पर एनम सोचा था, दैट्स प्रैक्टिकली हैपेंड इन अ मंथ एंड हाफ। तो अब इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए आईटी से, बट फिर भी 2-3% का अल्फा एक्सेस रिटर्न, अल्फा नहीं एक्सेस रिटर्न आ सकता है पर एनम कंपाउंडेड ऑन निफ्टी, ओवर निफ्टी फ्रॉम निफ्टी आईटी। सुदीप सर, अनुज सर ने कहा कि आईटी पे इंडेक्स पे नहीं जाना है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। आपके हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक रहने पे मिड कैप पे जाएं कि लार्ज कैप पे जाएं? क्योंकि भरोसा लार्ज कैप देता है, मिड कैप रिजल्ट देता है। देखिए लक्ष्मण जी, आईटी तो एक वैल्यू ट्रैप है। मुझे तो लगता है ये समझना चाहिए, एआई रिलेटेड जो डिस्रप्शन हो रहा है वो रियल है। एआई शेयर का वैल्यू क्या है, वो बबल है नहीं है, वो सब अलग डिस्कशन है। बट एआई जो डिसरप्शन कर रहा है आईटी एनेबल सर्विसेज कंपनीज के लिए, जो कि इंडिया के सारे कंपनीज हैं, वो रियल है। अब वो डिसरप्शन से बाहर कौन कैसे आएगा वो टाइम समय बताएगा। तो मुझे तो लगता है ओवरऑल आईटी अवॉइड। हाँ ठीक है, शॉर्ट टर्म में कहीं थोड़ा बढ़ सकता है, करेंसी डिप्रिशिएट हो गया, प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा आ गया क्योंकि उसका बेनिफिट इनको मिलता है, अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया, मतलब ये सब चलता रहेगा। पर फंडामेंटली फ्रॉम ए मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव मुझे तो आईटी अवॉइड लग रहा है।
अब आईटी में अगर लेना है तो लार्ज कैप बिल्कुल अवॉइडेबल है, क्योंकि जो निम्बलनेस मिड कैप आईटी में है, जो मिड कैप आईटी ने दिखाया भी है। अगर आप कुछ कंपनीज देखेंगे, उन्होंने जाके आईटी कोई एआई वाले कंपनीज को एक्वायर किए हैं, नए बिजनेस नए टेक्नोलॉजी एक्वायर किया है, उसके जरिए सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं एआई इनेबल्ड। तो ये सब कंपनीज में ध्यान देना चाहिए। तो मिड कैप आईटी सिलेक्ट स्टॉक्स कैन बी लुक्ड एट, बट अदरवाइज जनरली आईटी इज एन अवॉइड। पंकज जैन साहब, देखो लक्ष्मण जी, इसमें मैं दो तीन चीजें ऐड करना चाहूंगा जो अभी हमारे एस्टीम्ड कलीग्स बोल रहे थे उसमें। एक तो अगर हम एज ऑफ टुडे रिस्क रिवॉर्ड की बात करें, आई थिंक अब जो रिवॉर्ड हैगा लार्ज कैप की तरफ झुकाव हो रहा है। आई थिंक कारण कुछ भी बने, आई थिंक देर आर सम लार्जर सेक्टर्स विच हैव नॉट परफॉर्म। स्पेसिफिकली अगर हम बैंकिंग की बात करें तो आई थिंक लार्ज कैप स्टॉक्स कुड डू वेल इन कमिंग क्वार्टर्स। अगर स्पेसिफिकली आईटी की बात करें तो आईटी में मेरे को लग रहा है कि जिस तरह से मूवमेंट हमने पिछले 4-5 हफ्तों में देखी है, आई थिंक अब एक एंकरेजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं। और उसके एंकरेजिंग सिग्नल्स का जो हमें एक और ट्रिगर पॉइंट हमें देखने को मिला था जब Q1 के रिजल्ट्स आए थे, और आईटी कंपनीज के सबसे शुरू में आ जाते हैं। ज्यादातर कंपनियों के जो रिजल्ट आए थे, डेफिनेटली मार्केट को कोई बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं थी रिजल्ट से। आई थिंक रिजल्ट्स वर प्रिटी न्यूट्रल। जिस तरह की मार्केट्स को एक नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड थी, ज्यादा नेगेटिविटी नहीं आई थी, बट बॉडी लैंग्वेज ऑफ मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट वाज प्रिटी ऑप्टिमिस्टिक। जितने भी मैनेजमेंट आए थे, और मैं हर मैनेजमेंट को खासतौर से जो आईटी के मैनेजमेंट है काफी हायर पेडेस्टल पे देखता हूं, they were pretty optimistic and they were conveying the idea that we will have to live along with the growth of AI. AI की जो कंपनीज हैं वर्ल्ड में बहुत स्ट्रांग अभी भी ग्रोथ दिखा रही है। इसका रीसेंट एग्जांपल हमने एनवीडिया में देखा था। बट आई थिंक आवर सॉफ्टवेयर कंपनीज आर देयर टू स्टे एंड देयर टू स्टे ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। तो आई थिंक जिस तरह की पिटाई या जिस तरह की पेसिमिज्म आईटी में आ गई थी आज से 6-7 हफ्ते पहले, आई थिंक दैट हैज बीन एनकाउंटर्ड, दैट हैज बीन फिल्टर्ड, और अब एक पॉजिटिविटी आ रही है। बट ठीक है, डेफिनेटली जो मेजर पार्ट हैगा वो प्ले आउट हो चुका है। जिस तरह की स्ट्रॉन्ग हमने रिवर्सल देखी है, दैट रिवर्सल मे नॉट कंटिन्यू फॉर कमिंग वीक्स, बट मेरे को लगता है एक पॉजिटिविटी आ रही है। और इसमें भी वन विल हैव टू स्टे वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। सो आई थिंक अब हमारा एज अ फंड हाउस, एज अ ब्रोकिंग हाउस रुझान अच्छे लार्जर कैप स्टॉक्स की तरफ है। टेक्नोलॉजी की तरफ भी हमारा रुझान कंस्ट्रक्टिव है, एंड फार्मा हैज बीन अ एवरग्रीन प्लेयर। फार्मा ठीक है, बिल्कुल भी सस्ता उस पर मैं आऊंगा सर, उस पर मैं आऊंगा। आईटी को खत्म कर लें। हाँ, आईटी को खत्म कर लें एक बार। गौरांग शाह साहब, आईटी यस और नो, मिड कैप या फिर लार्ज कैप? इस पर लेकिन आईटी अभी जिंदा है और सांस ले रहा है, और शायद अभी जिंदा है और शायद अपने आप को सक्षम रूप से आगे दौड़ लगाने के लिए तैयार कर रहा है। कुछ चीजें 2 या 3 पॉइंट रखता हूं, और एक दो कंपनियां बता दूंगा ताकि दर्शकों को जो उलझन है वो सुलझ जाए अगर वो निर्णायक तरीके से निवेश करेंगे। पहले तो जो अभी बात कर रहे थे जैन साहब पहले तिमाही के नतीजे की, हाँ टिप्पणियां बहुत मजबूत थी। और एक बात, आईटी में क्षेत्र के जो पहली तिमाही के नतीजे आए थे लक्ष्मण भाई, एआई का योगदान पिछले तिमाही से बेहतर था, और ये आगे जाके और बढ़ेगा, क्योंकि पहली तिमाही के नतीजे से पहले और उसके बाद काफी कुछ कंपनियों ने एआई कंपनियों का अधिग्रहण किया है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में हो या यूरोप में हो, क्योंकि मूल्यांकन डिस्ट्रेस सेल के रूप में मूल्यांकन बहुत आकर्षित है। तो एक प्रश्न ये भी उठता था कि भाई कैश इतना बैलेंस शीट पे तो इस्तेमाल क्यों नहीं करे, तो अब वो इस्तेमाल हो रहा है। जहां तक कंपनीज का प्रश्न है, तो मैं बेस ऑफ द पिरामिड से शुरू करता हूं, यानी कि स्मॉल कैप, मिड कैप और फिर लार्ज कैप। 2 विकल्प, केपीआईटी टेक और साइंस लिमिटेड छोटी कंपनियों में। मझौली कंपनियों में अभी नाम आया था कोफोर्ज का, वहां पर खरीदारी की राय है। बिल्कुल स्पेसिफिक। फिरोज अजीज साहब, आईटी से अलग हटें, एक सेक्टर जिसको मैं भी थोड़ा बहुत पॉलिसी लेवल से ट्रैक करता हूं वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में पीएसयूज को लोग बड़े उत्साहित रहा करते थे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों से सरकार जिस तरीके से डिसीजन ले रही है, प्राइवेट सेक्टर के जो डिफेंस कंपनियां हैं उनको भी चाहती है कि कदम से कदम मिला के चले। तो डिफेंस सेक्टर को लेके आपका नज़रिया क्या कहता है, और डिफेंस में प्राइवेट पे अब फोकस किया जाए? डिफेंस पीएसयू के दिन लद गए क्या अब? मेरे हिसाब से लक्ष्मण जी, आई थिंक डिफेंस में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हुई थी मिसाइल्स की,
आई थिंक वो एक बहुत स्ट्रक्चरल चेंज है। सो बेसिकली इनोवेशन रिसर्च होगा प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में, और फैक्ट्री होगी प्राइवेट सेक्टर की। आई थिंक दैट्स द स्ट्रक्चरल चेंज। ऑफ कोर्स डिफेंस के स्टॉक्स सस्ते नहीं मिल रहे, काफी स्टॉक्स हैं, ऑफ कोर्स आई विल नॉट नेम दो स्टॉक्स जो 5-6 गुना हो चुके हैं। वैल्यूएशंस आर स्ट्रेच बट ऑर्डर बुक्स आर हेल्दी। सो मेरे हिसाब से उसमें जरूर प्राइवेट सेक्टर में ही फोकस करना चाहिए। PSUs आई वुड फोकस ऑन प्राइवेट। रहा सवाल आईटी का, एक और पॉइंट कहना चाहूंगा। सो आईटी में काफी सारी कंपनीज अपने आप को रिपोजिशन कर रही हैं यूएस में। फॉर एग्जांपल डेल ने अपने आप को रिपोजिशन किया। 150-130 का शेयर था एक साल पहले, आज 464 का डॉलर्स का एक शेयर है। उन्होंने रिपोजिशन किया देमसेल्फ एज एन एआई हार्डवेयर प्रोवाइडर एंड क्लाउड से compete किया। सो आई थिंक इंडिया विल ऑल्सो ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ। आईटी में लास्ट मूवर एडवांटेज होगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज की सब बात करते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ ह्यूज चेंज and transformation on an industry, a last mover learns from competition's mistake, वो कर पाएगी। Of course, I think IT is structurally good and defense में private की तरफ झुकाव रहेगा। प्राइवेट की तरफ झुकाव रहेगा। सुदीप सर, डिफेंस प्राइवेट, डिफेंस पहले यस और नो आपकी तरफ से, और यस तो प्राइवेट या पब्लिक। चूँकि प्राइवेट में एक और चीज़ जोड़ दूं कि अभी मिसाइल सिस्टम जो ट्रांसफ़र करने की बात की गई DRDO से, इसके अलावा एक और घटना हुई थी, पहले पॉलिसी डिसीजन हुआ था एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका के लिए, जिसमें डिफेंस PSU का एक मोनोपॉली था, लेकिन फिर हुआ कि उसमें प्राइवेट कंपनियों के साथ भी आप साझेदारी कर सकते हो। धीरे धीरे प्राइवेट को सरकार पुश कर रही है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लक्ष्मण जी, और इसमें मेरा तो ध्यान प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक्स पे ध्यान देने के लिए सलाह देता हूं। पर एक सलाह सबसे बड़ी मुझे लगता है इसमें है कि डिफेंस में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो लंबी अवधि का सोचिए, क्योंकि देखिए प्राइस जैसे ही कुछ ऑर्डर आता है प्राइस बढ़ता है, वो आपका नसीब ठीक है तो आपको अच्छा मिल गया शॉर्ट टर्म में। पर अगर आप सही तरीके से निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा लंबा नजरिया बनाइए और डिफेंस क्षेत्र में तभी निवेश करिए। गौरांग शाह साहब 15 सेकंड आपके पास, पंकज जैन साहब 15 सेकंड आपके पास। गौरांग शाह साहब पहले आप। पाबंद कर देते आप 15 सेकंड की बात करके, जब इतना रोमांचक क्षेत्र की बात करते हैं। लेकिन हाँ, रक्षा क्षेत्र में मैं ये इतना कहना चाहूंगा लक्ष्मण भाई, काबिल कंपनियों में करें, चाहे वो सरकारी हो या निजी क्षेत्र की हो। काबिल का मतलब होता है जिसके पास अनुभव हो, जिसके पास टेक्नोलॉजी हो, जिसके पास रिसोर्सेज हो, मैन पावर हो, और आखिर में उस ऑर्डर बुक को जमीनी स्तर पर लागू करके आय और शुद्ध मुनाफे में तब्दील करने के लिए। और 3 से 5 साल का नजरिया रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि समय लगता है इन सब इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए, प्रोटोटाइप और फिर मास स्केल प्रोडक्शन। बिल्कुल, आपने संक्षिप्त में जितनी बातें कह दी ना, उतने पे तो 1 घंटे का शो किया जा सकता है। पंकज जैन साहब, डिफेंस। देखो लक्ष्मण जी, देखो डिफेंस के स्टॉक्स एक तो बिल्कुल भी सस्ते नहीं है, और इसके अंदर एक चीज और है, जो रिजल्ट्स होते हैं या जो इनके रेवेन्यू होते हैं कई बार काफी लंपी हो जाते हैं। सो आई थिंक वो भी एक कंसर्न की बात है। सो डिफेंस वुड बी पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो, बट करंट वैल्यूएशंस पे मैं काफी एक थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। और रहा कि प्राइवेट सेक्टर में रहना चाहिए या PUC सेक्टर में रहना चाहिए, आई थिंक विदाउट नेमिंग एनी कंपनीज, आई थिंक दोनों ही क्षेत्र में काफी अच्छी अच्छी कंपनी है। सो एज ऑफ नाउ इन टूडेज वैल्यूएशंस आई एम नॉट वेरी गंगो ऑन डिफेंस स्टॉक्स। आई एम still pretty cool about pharmaceuticals, still pretty cool about auto ancillary metals as a sector. I think वहां पर अभी भी चुनिंदा अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। डेफिनेटली वैल्यूएशन जहां जहां अच्छे स्टॉक्स हैं एक्सटेंडेड हो गई है। सो मैं इन सेक्टर्स में वैल्यूएशन थोड़ी सी गिरती हैं तो ज्यादा मैं ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा रादर देन डिफेंस। डिफेंस इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, बट मेरे को लगता है अभी वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सटेंडेड है। हालांकि इसीलिए आप लोगों से पूछा था कि वैल्यूएशन चार्ट, कंपनी के रिजल्ट, इन सब चीज़ों को आप देख लें, क्योंकि पॉलिसी लेवल पर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है डिफेंस को लेके एक बड़ा कह सकते हैं दायरा खुल रहा है। अब तक हम लोग आत्मनिर्भरता की बात करते थे, अब हम लोग एक्सपोर्ट के सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब पूरी दुनिया में देख रहा हूँ कि एक तरह से अब डिफेंस पे फोकस हो रहा है। हर कोई अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, कोई अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। तो इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा, ताकि इसमें हलचल पॉलिसी के लेवल पर काफ़ी कुछ दिख रहा था। चलिए, आप सही मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।